नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। कह रहा है यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यक्ति का व्यय भी 15% बढ़ जाता है तो बताइए बजट में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। कह रहा है बताइए बजट में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। हाँ क्या होगा? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय, कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो अपनी आय का 60% खर्च करता था। हाँ क्या होगा? कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 60% खर्च करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि व्यक्ति की आय, कह रहा है कि व्यक्ति की आय, कह रहा है यदि व्यक्ति की आय, कह रहा है आगे कि व्यक्ति की आय जो है पहले की अपेक्षा 15% बढ़ जाती है। कह रहा है व्यक्ति की आय जो है 15% बढ़ जाती है। इसी प्रकार कह रहा है कि व्यक्ति का जो खर्च है पहले के मुकाबले 15% बढ़ जाता है। हाँ हो गया। कह रहा है कि बताइए बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है। कह रहा है कि बताइए बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है। हाँ हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। हाँ कह रहा है ये व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो मैंने कहा कि ये 60% की फ्रैक्शन क्या होती है? देखिए 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो देखा जाए तो ये 60 जो है 20 का 3 गुना है। इस प्रकार 60% की फ्रैक्शन 3/5 होगी। क्या होगी? 3/5 होगी। हाँ मैंने कहा कि बताइए 60% की फ्रैक्शन क्या होती है? तुरंत आपने कहा 60% की फ्रैक्शन 3/5 होगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि कोई संख्या 5 है तो उसका 60% 3 होगा, उसका 60% 3 होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। हाँ मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की आय 5 रुपए है। दोस्तों मान लीजिए व्यक्ति की आय 5 यूनिट है। ठीक है, व्यक्ति की आय 5 यूनिट है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की आय कितनी है? मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की आय 5 यूनिट है। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की आय जो है 5 यूनिट है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, मतलब 3 यूनिट खर्च करता है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, मतलब 3 यूनिट खर्च करता है। हाँ हाँ अगर दोस्तों व्यक्ति की आय 5 यूनिट है, तो उसमें से 3 यूनिट वो खर्च करता है। अगर दोस्तों व्यक्ति की आय 5 यूनिट है तो उसमें से 3 यूनिट खर्च करता है। कहोगे तो कितना यूनिट बचत करना है? कहोगे 2 यूनिट बचत करना है। हाँ अगर दोस्तों व्यक्ति की आय 5 यूनिट है तो उसमें से वो 3 यूनिट खर्च कर दे रहा है, 3 यूनिट खर्च कर रहा है तो 2 यूनिट बचा रहा होगा। कहोगे हाँ 2 यूनिट बचत कर रहा होगा। हाँ ठीक है। दोस्तों व्यक्ति की आय 5 यूनिट था, उसमें से 3 यूनिट खर्च कर रहा था। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो व्यक्ति जो है 2 यूनिट बचत कर रहा था। हाँ हो गया। आगे कह रहा है कि व्यक्ति की आय जो है 15% बढ़ जाती है, और कह रहा है कि व्यक्ति का खर्च भी पहले के मुकाबले 15% बढ़ जाता है। हाँ अगर दोस्तों आज व्यक्ति की आय 15%, दोस्तों व्यक्ति की आय जो आय है आज 15% बढ़ जाती है और पहले के मुकाबले खर्च भी 15% बढ़ जाता है। अगर दोस्तों व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है तो आज व्यक्ति की आय हो कितनी जाती है? इसी प्रकार अगर आज व्यक्ति का खर्च 15% बढ़ जाता है तो आज व्यक्ति का खर्च कितना हो जाता है? आज व्यक्ति खर्च कितना करता है? तो देखिए अगर हम इसका 15, ठीक है दोस्तों व्यक्ति की आय जो है 15% बढ़ जाती है। तो यहाँ तो अगर मैं इसका 15% निकालने जाऊं तो मैं आसानी से 5 यूनिट का 15% नहीं निकाल सकता हूँ। हाँ को 5 यूनिट का मैं 15% आसानी से नहीं निकाल सकता। अगर निकालता हूं तो पॉइंट तो ले जाएगा उत्तर। हाँ ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप एक काम करिए। ठीक है, आप सब जगह 2-2 जीरो बढ़ा लीजिए। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि व्यक्ति की आय 500 रुपए रही होगी, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति की आय 500 रुपए है तो उसमें से वो 300 रुपए खर्च कर रहा है और 200 रुपए बचत कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति की आय 500 है तो उसमें से वो 300 खर्च कर रहा है, 200 बचत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार अगर दोस्तों हम व्यक्ति की आय 5 यूनिट मान सकते हैं तो क्या हम व्यक्ति की आय 500 यूनिट नहीं मान सकते हैं? हाँ कि ना कहोगे? हाँ ये तो मेरे ऊपर निर्भर कर रहा है। अगर मैं 5 यूनिट मान के कर रहा हूँ तो उसे मैं 500 यूनिट भी मान के कर सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ तो मैंने मान लिया दोस्तों व्यक्ति की आय यदि 500 है तो उसमें से वो 300 यूनिट खर्च कर रहा है और 200 यूनिट बचत कर रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे दोस्तों व्यक्ति की आय जो है 15% बढ़ जाती है और व्यक्ति का खर्च भी पहले के मुकाबले 15% बढ़ जाता है। हाँ अगर दोस्तों व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है और व्यक्ति का खर्च भी पहले के मुकाबले 15% बढ़ जाता है तो आज व्यक्ति की आय हो कितनी जाती है और आज व्यक्ति कितने रुपए खर्च कर रहा है? देखिए
व्यक्ति की आय पहले 500 रुपए थी। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए अगर मैं इसका 15% निकालता हूँ तो इसका 15% आएगा 75। हाँ ना मतलब कहोगे मतलब देखा जाए तो आज व्यक्ति की आय 75 रुपए बढ़ गई है। हाँ ना तो इस प्रकार दोस्तों अगर आज व्यक्ति की आय 75 रुपए बढ़ गई है तो आज व्यक्ति की आय 575 रुपए हो गई है। हाँ ना आज व्यक्ति की आय 575 रुपए हो गई है। यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है आज दोस्तों व्यक्ति की आय कितनी होगी कहोगे 575 रुपए होगी। ठीक है इसी प्रकार दोस्तों व्यक्ति का खर्च भी आज 15% बढ़ गया है कहोगे हाँ। अगर आज व्यक्ति का खर्च 15% बढ़ गया है तो आज व्यक्ति का खर्च कितना हो गया है कहोगे देखिए पहले व्यक्ति 300 रुपए खर्च करता था। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए जो खर्च पहले करता था उसका 15% आज बढ़ गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका 15% होगा 45। मैंने कहा ठीक है इसका मतलब क्या कहोगे इसका मतलब जो है व्यक्ति जो है पहले के मुकाबले आज 45 रुपए अधिक खर्च कर रहा है। दोस्तों पहले 300 रुपए खर्च करता था इसका मतलब आज वो 345 रुपए खर्च कर रहा है। हाँ कहोगे हाँ आज वो 345 रुपए खर्च कर रहा है। दोस्तों आज वो 545 रुपए कमा रहा है। आज दोस्तों वो 575 रुपए कमा रहा है उसमें से 345 रुपए खर्च कर रहा है। दोस्तों आज वो दोस्तों 575 रुपए कमा रहा है और 345 रुपए खर्च कर रहा है। तो आज देखा जाए तो वो 230 रुपए ही बचत कर रहा होगा। हाँ ना दोस्तों आज वो 575 रुपए कमा रहा है उसमें से 345 खर्च कर दे रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वो 230 रुपए केवल आज बचत कर रहा है। हाँ ना हाँ दोस्तों पहले वो 500 कमाता था 300 रुपए बचत करता था और 200 रुपए दोस्तों पहले वो 500 कमाता था 300 रुपए उसमें खर्च करता था। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले वो कुल मिलाकर 200 रुपए बचत करता था। हाँ लेकिन दोस्तों आज 575 रुपए कमा रहा है 345 रुपए उसमें खर्च कर रहा है और देखा जाए तो केवल आज 230 रुपए ही बचत कर रहा है। दोस्तों पहले वो 200 रुपए बचत करता था पहले 200 रुपए बचत करता था। हाँ ना आज दोस्तों 230 रुपए बचत कर रहा है। हाँ ना हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो बचत में वो पहले के मुकाबले इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले के मुकाबले वो 30 रुपए अधिक बचत कर रहा है। पहले 200 रुपए बचत करता था आज 230 रुपए बचत कर रहा है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले के मुकाबले वो 30 रुपए अधिक बचत कर रहा है। हाँ ना हाँ पहले के मुकाबले 30 रुपए अधिक बचत कर रहा है। हाँ ना हाँ पहले के मुकाबले 30 रुपए अधिक बचत कर रहा है। हाँ ना हाँ 30 रुपए अधिक बचत कर रहा है। हाँ तो दोस्तों 30 रुपए अगर वो अधिक बचत कर रहा है तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो गई कहोगे 30 रुपए की वृद्धि हो गई है। हाँ 30 रुपए की वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है कहोगे 200 पे हुई है 200 पे वृद्धि हुई है। हाँ तो 100 पे कितने की। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं काटा पीटी मचाता हूँ तो आएगा 15%। मतलब उसकी बचत में कुल मिलाकर 15% की वृद्धि हो गई है। हाँ मतलब उसकी बचत में देखा जाए तो कुल मिलाकर पहले के मुकाबले 15% की वृद्धि हो गई है। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छे तरीके से आई होगी। ठीक है आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर दोस्तों व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति अपनी आय का केवल 25% ही बचत कर रहा है। अगर दोस्तों व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति अपनी आय का केवल 25% ही बचत कर रहा है। हाँ हो गया ठीक है। आगे कह रहा है यदि व्यक्ति की आय दोस्तों व्यक्ति जो है अपनी आय का 25% बचत कर रहा था। ठीक है आगे कह रहा है यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय पहले के मुकाबले 10% बढ़ जाता है तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। हाँ क्या हो गया हाँ कह रहा है बचत में उसके बताइए कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों व्यक्ति की आय दोस्तों व्यक्ति जो है पहले 25% बचत करता था। हाँ क्या हो गया हाँ दोस्तों व्यक्ति जो है पहले 25% बचत करता था। क्या कितने रुपए बचत करता था 25%। दोस्तों कितने परसेंट बचत करता था व्यक्ति कहोगे 25% अपनी आय का 25% बचत करता था। ठीक है दोस्तों 25% की फ्रैक्शन क्या होगी कहोगे देखिए 25% की फ्रैक्शन जो होगी 1/4 होगी। इसका मतलब क्या है कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 4 है उसका 25% 1 होगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है मतलब व्यक्ति अपनी आय का केवल 25% ही बचत करता है। हाँ दोस्तों व्यक्ति जो है अपनी आय का केवल 25% बचत करता है। हाँ 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4 होती है। इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 4 है तो उसका 25% 1 होगा। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की आय 4 रुपए थी। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की आय 4 यूनिट थी। हाँ
दोस्तों व्यक्ति जो है अपनी आय का 25% बचत करता है, मतलब 1 यूनिट बचत करता है। हाँ ना, हाँ। अगर दोस्तों व्यक्ति अपनी आय का व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, मतलब 1 रुपए। अगर दोस्तों व्यक्ति अपनी आय का 25% मतलब 1 रुपए बचत करता है, अब 1 यूनिट बचत करता है, तो वो खर्च कितना करता है? तो देखिए, अगर कुल आय हमारी 4 यूनिट है और उसमें से 1 रुपए बचत कर रहा है, 1 यूनिट बचत कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो वो 3 यूनिट खर्च कर रहा होगा। हाँ ना, बोले हाँ। तो देखिए, अगर व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 4 यूनिट है और उसमें से वो 1 यूनिट बचत कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति जो है 1 यूनिट खर्च कर रहा है। हाँ ना, बोले हाँ, 1 यूनिट खर्च कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर व्यक्ति की आय 4 यूनिट है तो उसमें से वो 1 यूनिट अगर बचत कर रहा है, तो वो कुल मिलाकर 3 यूनिट खर्च कर रहा है। क्या 3 यूनिट खर्च कर रहा है? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति की आय 4 यूनिट थी, उसमें से वो 3 यूनिट खर्च कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो केवल वो 1 यूनिट ही बचत कर रहा है। ठीक है, 1 यूनिट ही बचत कर रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। आगे दोस्तों आगे कह रहा है कि यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है, कह रहा है कि व्यक्ति की आय जो है पहले के मुकाबले 20% बढ़ जाती है तथा व्यक्ति का जो व्यय है वो भी पहले के मुकाबले 10% बढ़ जाता है, तो कितने बजट में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? हाँ क्या होगा? दोस्तों जो व्यक्ति की आय थी वो पहले के मुकाबले 20% बढ़ जाती है। इसी प्रकार व्यक्ति का जो खर्च था वो भी पहले के मुकाबले 10% बढ़ जाता है। अगर दोस्तों व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है तो आज व्यक्ति की आय वो कितनी जाती है? इसी प्रकार दोस्तों अगर व्यक्ति के खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो आज व्यक्ति कितने रुपए खर्च करता है? क्योंकि देखिए, व्यक्ति की आय 4 यूनिट थी, मैंने कहा हाँ। क्योंकि देखिए, अगर मैं इसका 20% निकालने जाता हूँ तो देखिए व्यक्ति की आय जो है आज 20% बढ़ जाती है। मैंने कहा हाँ। क्योंकि देखिए, अगर मैं व्यक्ति की आय का 20% निकालने जाता हूँ तो मैं इसका 20% नहीं निकाल सकता। मैंने कहा ठीक है। तो अगर दोस्तों आप इसका 20% आसानी से नहीं निकाल सकते हैं तो आप कुछ मत करिए, इसका आप 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 400 रुपए थी, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि कुल व्यक्ति की आय 400 रुपए है और उसमें से वो 300 रुपए खर्च कर रहा है तो वो केवल 100 रुपए ही बचत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि यदि व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 400 रुपए है और उसमें से वो 300 रुपए खर्च कर रहा है तो वो कुल मिलाकर केवल 100 रुपए ही बचत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि व्यक्ति की आय जो है पहले के मुकाबले 20% बढ़ जाती है और व्यक्ति के खर्च में भी 10% की बढ़ोतरी होती है। अगर दोस्तों व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है तो आज व्यक्ति की आय कितनी हो जाती है? क्योंकि देखिए, अगर मैं इसका 20% निकालता हूँ तो 80 आएगा। क्या आएगा? 80 आएगा। हाँ क्यों? हाँ, मतलब व्यक्ति की आय जो है आज 80 रुपए बढ़ गई है। क्योंकि हाँ, अगर दोस्तों व्यक्ति की आय आज 80 रुपए बढ़ गई है तो आज व्यक्ति की आय वास्तव में 480 रुपए हो गई है। हाँ क्यों? हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति के खर्च में 10% की बढ़ोतरी हो गई है। हाँ क्यों? हाँ दोस्तों, पहले व्यक्ति का खर्चा कुल कितना था? 300 रुपए था। अगर दोस्तों व्यक्ति की खर्च में 10% की बढ़ोतरी हो गई है तो कितने रुपए की बढ़ोतरी हो गई है? कहोगे देखिए, अगर मैं इसका 10% निकालता हूँ तो 30 आएगा, मतलब 30 रुपए पहले के मुकाबले आज अधिक खर्च कर रहे हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहले के मुकाबले आज 330 रुपए अधिक खर्च कर रहा है तो आज कितने रुपए खर्च कर रहा है? कहोगे 330 रुपए खर्च कर रहा है। हाँ क्यों? कहोगे 330 रुपए खर्च कर रहा है। दोस्तों आज व्यक्ति जो है 480 रुपए कमा रहा है, उसमें से 300 रुपए दोस्तों आज व्यक्ति की आय 480 रुपए हो गई। आज दोस्तों व्यक्ति की आय 480 रुपए हो गई है, उसमें से वो 330 रुपए आज खर्च कर रहा है। तो आज वो बचत कितना कर रहा है? अगर दोस्तों आज व्यक्ति की आय 480 रुपए हो गई है और उसमें से वो 330 रुपए खर्च कर दे रहा है तो आज व्यक्ति बचत कितना कर रहा है? आज व्यक्ति कितना बचत कर रहा है? आज व्यक्ति देखा जाए तो केवल 150 रुपए ही बचत कर पा रहा है। आज व्यक्ति देखा जाए तो कुल मिलाकर 150 रुपए ही बचत कर पा रहा है। आज देखा जाए तो व्यक्ति कुल मिलाकर 150 रुपए ही बचत कर पा रहा है। हाँ ना? हो गया। हाँ, कितने रुपए बचत कर पा रहा है? 150 रुपए ही बचत कर पा रहा है। दोस्तों पहले व्यक्ति की आय 400 रुपए थी, उसमें से वो 300 रुपए उसमें से खर्च करता था, तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले वो 100 रुपए बचत करता था। हाँ ना? आज दोस्तों व्यक्ति की आय जब 480 रुपए हो गई है, आज दोस्तों व्यक्ति की आय 480 रुपए हो गई है। हाँ ना? उसमें से वो 330 रुपए खर्च कर दे रहा है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो केवल वह आज 150 रुपए ही बचत कर पा रहा है। हाँ ना? दोस्तों वो पहले 100 रुपए बचत करता था लेकिन आज वो 150 रुपए बचत कर रहा है। 150 रुपए बचत कर रहा है। हाँ ना? हाँ, तो मतलब दोस्तों यहाँ पहले वो 150 रुपए बचत करता था, आज वो 150 रुपए बचत कर रहा है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो गई? 50 रुपए की वृद्धि हो गई है। हाँ ना? हाँ,
दोस्तों आज देखा जाए तो उसकी बचत में कुल मिलाकर 50 रुपए की वृद्धि हो गई है। क्या 50 रुपए की वृद्धि हो गई है, 50 रुपए की वृद्धि हुई है। हाँ कि नहीं? और ये वृद्धि किस पर हुई है? कहोगे पहले वाले पे हुई है, 100 पे हुई है। हाँ कि नहीं? हाँ, तो 100 पे कितने की हो गया? देखिए 100 पे देखा जाए तो इतने की, 100 से 100 कैंसिल। इस प्रकार देखा जाए तो उसकी बचत में कुल मिलाकर 50% की वृद्धि हो गई है। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? पहले के मुकाबले कहोगे देखा जाए तो उसकी बचत में पहले के मुकाबले 50% की वृद्धि हो गई है। हाँ ना? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए उसकी बचत में, कह रहा था कि उसकी बचत में बताइए कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसकी बचत में कुल मिलाकर 50% की वृद्धि हुई है। क्या 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 8,550 रुपए आय में से 5700 रुपए व्यय करता है। कह रहा है एक व्यक्ति है वो 8,550 रुपए आय में से 5700 रुपए व्यय करता है। ठीक है, कह रहा है यदि आय तथा व्यय में क्रमशः 19% तथा 13% की वृद्धि हो तब बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। हाँ कह रहा है कि तब बताइए बचत में परिवर्तन, कह रहा है कि तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या करिए। हाँ ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, कह रहा है एक व्यक्ति है 8,550 रुपए की आय में से, कह रहा है एक व्यक्ति है, कह रहा है एक व्यक्ति है जो 8,550 रुपए की आय में से 8,550 रुपए की आय में से 8,550 रुपए की आय में से 5700 रुपए खर्च कर देता है। 5700 रुपए खर्च कर देता है। हाँ 5700 रुपए खर्च कर देता है। 1 मिनट रुकिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, कह रहा है एक व्यक्ति है जो 8,550 रुपए की आय में से 5700 रुपए खर्च कर देता है। हाँ हाँ, मतलब देखा जाए तो व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 8,550 रुपए थी और उसमें से 5700 रुपए खर्च कर देता है। हाँ तो देखा जाए तो व्यक्ति की आय 8,550 रुपए है और व्यक्ति द्वारा खर्च की गई राशि, खर्च की जाने वाली राशि जो है 5700 रुपए है। हाँ दोस्तों व्यक्ति की आय इतने रुपए थी और उसमें से 5700 रुपए खर्च कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए आय और व्यय, ये आय है व्यक्ति की और ये खर्च है व्यक्ति की। हाँ हो गया, तो आप मुझे बताइए व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात क्या है। देखिए अगर आप व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात पता करना चाह रहे हैं तो आपको दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। मेरा ठीक है, तो देखिए पहले 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। मेरा ठीक है, तो देखिए 19 3 57 होता है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए 19 से काट लीजिए। अगर 19 3 57 होता है, ये कट रहा है 19 से, तो 19 से काट लीजिए। तो अगर मैं 19 से काटता हूँ तो आएगा 30। यहाँ पर आएगा कितना? 30 आएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर कितना है? कहोगे देखिए 19 से अगर आप काटते हैं, कहोगे देखिए 19 से अगर आप काटते हो तो देखिए अगर आप 19 से काटते हो तो 19 सेकंड 19 38 19 3 57 19 चौक का 76 होता है। 19 चौक 76 होता है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 19 चौक का 76 होता है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए 9 बचा, 19 बचे 95 होता है। मैंने कहा ठीक है। हाँ ठीक है, अब दोस्तों और मैं काट लेता हूँ। दोस्तों ये दोनों किससे कटेंगे? कहोगे देखिए 15 से कटेंगे। अगर मैं 15 से काटता हूँ तो क्या है? कहोगे देखिए अगर आप 15 से इसे काटते हैं, तो देखिए अगर आप 15 से इसे काटते हैं, 15 से इसे काटते हैं, कहोगे देखिए अगर आप इसे 15 से काटते हैं तो 15 दूनी 30, 2 आएगा। हाँ कि नहीं? इसी प्रकार अगर मैं इसे काटता हूँ तो कहोगे देखिए अगर आप काटते हैं तो 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। हाँ कि नहीं? मतलब व्यक्ति के आय और व्यय का जो अनुपात है वो 3:2 है। क्या है? 3:2 है। हाँ कि नहीं? मतलब व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात जो है 3:2 है। 3:2 है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि कुल मिलाकर व्यक्ति इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि व्यक्ति की कुल आय 3 रुपए है तो उस आय में से केवल वो 2 रुपए खर्च कर रहा है। अगर दोस्तों व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 3 यूनिट है और उसमें से वो 2 यूनिट खर्च कर रहा है, अगर दोस्तों व्यक्ति की आय 3 यूनिट है और उसमें से वो 2 यूनिट खर्च कर दे रहा है तो बचत कितना कर रहा है? बचत देखा जाए तो 1 यूनिट कर रहा है। हाँ कितने यूनिट कर रहा है? 1 यूनिट कर रहा है। कितने यूनिट कर रहा है? 1 यूनिट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों अगर आय और खर्च का अनुपात 3:2 है तो इसका मतलब ये है कि यदि व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 3 यूनिट है तो उसमें से वो 2 यूनिट खर्च कर रहा है और इस प्रकार देखा जाए तो वो केवल 1 यूनिट ही बचत कर पा रहा है। हाँ दोस्तों व्यक्ति की आय 3 यूनिट थी, उसमें से वो 2 यूनिट खर्च कर रहा था, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वो केवल 1 यूनिट ही बचत कर रहा था। हाँ कितने यूनिट बचत कर रहा था? 1 यूनिट बचत कर रहा था। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है।
ठीक है दोस्तों। आज व्यक्ति की आय 19%, दोस्तों आज व्यक्ति की आय में 19% की वृद्धि हो गई है और खर्च में 13% की वृद्धि हो गई है। अगर दोस्तों आज व्यक्ति की आय में 19% की वृद्धि हो गई है तो आज व्यक्ति की आय कितनी हो गई है? अगर दोस्तों व्यक्ति की खर्च में भी आज 13% की वृद्धि हो गई है तो आज व्यक्ति का खर्च कितना हो गया है? कहोगे देखिए हमें निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए व्यक्ति की आय में आज 19% की वृद्धि हो गई है। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए अगर हम इसका 19% निकालते हैं तो आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकालेंगे तो पॉइंटों में जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अगर दोस्तों उस चीज से आपको बचना है तो आप कुछ मत करिए, आप 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, 2 0 मैंने बढ़ा लिया, यहाँ पर भी 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे। अगर एक जगह परिवर्तन कर रहा हूँ तो सब जगह परिवर्तन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 0 बढ़ाएंगे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि व्यक्ति की आय 300 रुपए है, यदि व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 300 रुपए है और उसमें से वो 200 रुपए खर्च कर रहा है तो वो केवल 100 रुपए ही बचत कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 300 रुपए है तो और उसमें से वो 200 रुपए खर्च कर रहा है तो वो केवल 100 रुपए ही बचत कर रहा है। हाँ दोस्तों व्यक्ति की आय जो है 19% बढ़ गई है। तो यहाँ अगर दोस्तों व्यक्ति की आय आज 19% बढ़ गई है तो आज व्यक्ति की आय हो कितनी होगी? तो देखिए अगर मैं इसका 19% निकालता हूँ तो 19 आएगा 57। मतलब आज व्यक्ति की आय जो है 57 रुपए बढ़ गई है। अगर आज व्यक्ति की आय 57 रुपए बढ़ गई है तो आज व्यक्ति की आय हो कितनी गई है? हो गया 357 रुपए हो गई है। क्या 357 रुपए हो गई है? 357 रुपए हो गई है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति का जो खर्च है वो पहले के मुकाबले कह रहा है कि व्यक्ति के खर्च में भी 13% की वृद्धि हो गई है। अगर दोस्तों व्यक्ति के खर्च में भी आज 13% की वृद्धि हो गई है तो आज व्यक्ति का खर्च कितना हो गया? हमें निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसका दोस्तों पहले व्यक्ति द्वारा कुल मिलाकर 200 रुपए खर्च किया जा रहा था। हाँ, और इसमें 13% की वृद्धि हो गई है। अगर 13% की वृद्धि हो गई है तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई है खर्च में? कहोगे देखिए 13% अगर निकालता हूँ तो आएगा 26। मतलब देखा जाए तो व्यक्ति के खर्च में 26 रुपए की वृद्धि हो गई है पहले के मुकाबले। मतलब आज व्यक्ति जो है 226 रुपए खर्च कर रहा है। आज व्यक्ति जो है 226 रुपए खर्च कर रहा है। हाँ दोस्तों व्यक्ति की आज 357 रुपए हो गई है। दोस्तों आज व्यक्ति की आय 357 रुपए हो गई है, उसमें से आज 226 रुपए खर्च कर रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों व्यक्ति आज कितने रुपए बचत कर रहा है? कहोगे देखिए 357 में से हम 226 घटा रहे हैं। मैंने कहा 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे 3 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 1। मतलब देखा जाए तो आज व्यक्ति जो है 131 रुपए बचत कर रहा है। हाँ दोस्तों व्यक्ति की आय आज हो गई है। दोस्तों आज व्यक्ति की आय जो है हो गई है 357 रुपए, उसमें से आज 226 रुपए खर्च कर रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले आज 131 रुपए ही बचत कर रहा है। हाँ दोस्तों व्यक्ति पहले 100 रुपए बचत कर रहा था, आज दोस्तों व्यक्ति 131 रुपए बचत कर रहा है। हाँ दोस्तों पहले 100 रुपए बचत कर रहा था, आज 131 रुपए बचत कर रहा है। क्या 131 रुपए बचत कर रहा है? हाँ मतलब देखा जाए तो उसकी बचत में 31 रुपए की वृद्धि हो गई है। पहले के मुकाबले उसकी बचत में आज 31 रुपए की वृद्धि हो गई है। और ये वृद्धि किस पर हुई है? कहोगे 100 पे हुई है। कितने पे हुई है? 100 पे हुई है। हाँ ये वृद्धि किस पर हुई है? कहोगे 100 पे हुई है। 100 पे हुई है तो 100 पे कितने? मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यक्ति की बचत में कुल मिलाकर पहले के मुकाबले 31% की वृद्धि हो गई है। हाँ इसका मतलब दोस्तों ये है कि व्यक्ति की बचत में देखा जाए तो पहले के मुकाबले 31% की वृद्धि हो गई है। हाँ आपने यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पर मुझे समझाना रहता है, इसलिए मैं हर चीज लिख कर चलता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 13,500 रुपए आय में से 9,000 रुपए व्यय करता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 13,500 रुपए की आय में से 9,000 रुपए व्यय करता है। कह रहा है यदि आय तथा व्यय में 13% तथा 9% की वृद्धि हो तब बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो? हाँ क्या यही तो कह रहा है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 13,500 रुपए कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 13,500 रुपए में से कह रहा है एक व्यक्ति जो है 13,500 रुपए में से 9,000 रुपए खर्च कर रहा था। कह रहा है एक व्यक्ति है वो 13,500 रुपए में से 9,000 रुपए खर्च कर रहा था। तो दोस्तों देखा जाए तो ये व्यक्ति की आय है और ये व्यक्ति द्वारा खर्च की जाने वाली राशि है। हाँ
दोस्तों व्यक्ति की आय ये है और व्यक्ति द्वारा खर्च की जाने वाली राशि है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए व्यक्ति की आय और व्यक्ति की खर्च का अनुपात क्या है। व्यक्ति की आय और व्यक्ति के खर्च का अनुपात क्या है, कहोगे देखिए हमें निकालना पड़ेगा। मैंने निकाल के बताइए, कहोगे देखिए अगर आपको व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात निकालना है तो आपको दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। कहोगे देखिए दोनों डिवाइड, कहोगे देखिए दोनों जो है 45 से डिवाइड होंगे। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए 45 दूना 90 होता है, 45 तियां देखा जाए, 45 तियां देखा जाए, 45 तियां देखा जाए तो 135 होता है। मैंने कहा ठीक है। इस प्रकार आपने कहा कि भैया व्यक्ति की व्यय, व्यक्ति की आय और खर्च का जो अनुपात होगा वो 3:2 होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया व्यक्ति की खर्च, व्यक्ति की आय और खर्च का जो अनुपात होगा 3:2 होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 3 यूनिट है दोस्तों, इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, ये जो आया है व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात 3:2, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति की कुल मिलाकर आय 3 रुपए रही है, 3 रुपए है तो उसमें से वो 2 रुपए खर्च कर रहा है। अगर दोस्तों व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 3 रुपए है और अगर दोस्तों व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 3 यूनिट है और उसमें से वो 2 यूनिट खर्च कर रहा है तो बचत कितना कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है। हाँ लोग हाँ। अगर दोस्तों व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 3 यूनिट है और उसमें से वो 2 यूनिट खर्च कर रहा है तो आज व्यक्ति बचत कितना कर रहा है, हो गया 1 यूनिट कर रहा है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति कह रहा है कि यदि दोस्तों आगे कह रहा है कि व्यक्ति की जो आय है उसमें 13% की वृद्धि होती है और खर्च में भी 9% की वृद्धि हो जाती है। अगर दोस्तों व्यक्ति की आय में 13% की वृद्धि होती है तो आज व्यक्ति की आय हो कितनी होती है। इसी प्रकार अगर आज व्यक्ति के खर्च में भी 9% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति का आज खर्च कितना होता है, तो देखिए हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए व्यक्ति द्वारा पहले देखिए व्यक्ति की आय 3 यूनिट थी। हाँ, देखिए व्यक्ति की आय में 13% की वृद्धि हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, देखिए अगर मैं इसका 13% निकालता हूँ तो निकाल नहीं पाऊंगा। हाँ, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, अगर आप निकाल नहीं पा रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रयास मत, ज्यादा उलझना नहीं है। इसके लिए आप 0 बढ़ा लीजिए। अगर यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाए हो तो यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति की कुल आय 300 रुपए है और उसमें से वो मैं 200 रुपए, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 300 रुपए है और उसमें से व्यक्ति द्वारा 200 रुपए खर्च किया जा रहा है तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति द्वारा कुल मिलाकर 100 रुपए ही बचत किया जा रहा है। हाँ ना, हाँ ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि व्यक्ति की आय यदि कुल मिलाकर 300 रुपए है और उसमें से वो 200 रुपए खर्च कर रहा है तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति कुल मिलाकर 100 रुपए ही खर्च कर रहा है। हाँ ना, हाँ दोस्तों, व्यक्ति की आय में 13% की वृद्धि हो गई है और व्यक्ति के खर्च में भी 9% की वृद्धि हो गई है। तो अगर व्यक्ति की आय में 13% की वृद्धि हो गई है तो आज व्यक्ति का आय कितना हो गया, तो देखिए व्यक्ति की आय पहले 300 थी। मैंने कहा हाँ, देखिए अगर मैं 300 का 13% निकालता हूँ, 300 का 13% निकालता हूँ तो आएगा 39। मतलब आज व्यक्ति की आय में 39 रुपए की वृद्धि हो गई है। हाँ, क्या कितने रुपए की वृद्धि हो गई है, 39 रुपए की वृद्धि हो गई। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो आज व्यक्ति की आय 339 रुपए हो गई है। मतलब आप देखा जाए तो व्यक्ति की आय कुल कितने रुपए हो गई है, 339 रुपए हो गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों व्यक्ति की व्यय में 9% की वृद्धि हो गई है। कभी हाँ दोस्तों, व्यक्ति द्वारा पहले 200 रुपए व्यक्ति द्वारा पहले 200 रुपए खर्च किया जाता था। हाँ तो हाँ, अगर दोस्तों आज व्यक्ति की आय में अगर व्यक्ति के खर्च में 9% की वृद्धि हो गई है तो आज व्यक्ति द्वारा खर्च की जाने वाली राशि क्या होगी। देखिए अगर मैं इसका 9% निकालता हूँ तो आएगा 18। मतलब पहले के मुकाबले आज व्यक्ति जो है 18 रुपये अधिक खर्च कर रहा है। मतलब आज 218 रुपये खर्च कर रहा है। हाँ दोस्तों, आज व्यक्ति की आय 339 रुपये हो गई है और उसमें से आज वो 218 रुपये खर्च कर रहा है। तो आज वो बचत कितना कर रहा है, हमें 339 में से 218 घटाना पड़ेगा। अगर मैं घटाता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो आज व्यक्ति जो है 121 रुपये बचत कर रहा है, 121 रुपये बचत कर रहा है। हाँ दोस्तों व्यक्ति की आज आय 339 हो गई है और उसमें से 218 रुपये खर्च कर रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो व्यक्ति जो है आज 121 रुपये बचत कर रहा है, आज 121 रुपये बचत कर रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, व्यक्ति पहले 100 रुपये बचत कर रहा था लेकिन आज आय में वृद्धि लेकिन आज वो 121 रुपये ही बचत कर, आज वो 121 रुपये बचत कर रहा है। हाँ मतलब उसकी आय में, मतलब उसकी बचत में पहले के मुकाबले 21 रुपये की वृद्धि हो गई है। हाँ
और ये वृद्धि किस पर हुई है, कहोगे 100 पे हुई है। और 100 पे कोई भी वैल्यू क्या कहलाती है, कहोगे परसेंटेज कहलाती है। मतलब उसकी आय में, मतलब उसकी बचत में कुल मिलाकर दोस्तों कुल कितने की वृद्धि हुई है, कहोगे 21 की वृद्धि हुई है। हाँ हाँ, और किस पर हुई है, कहोगे 100 पे। और 100 पे कोई वैल्यू क्या कहलाती है, कहोगे प्रतिशत वैल्यू कहलाती है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो उसकी बचत में कुल मिलाकर 21% की वृद्धि हो गई है। कुल मिलाकर उसकी बचत में 21% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते थे। ये जो आप 339 218 लिख रहे हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि बताऊँ कि ना बताऊँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों व्यक्ति की आय कुल मिलाकर पहले 300 रुपये थी। हाँ, आज दोस्तों व्यक्ति की आय में 13% की वृद्धि हो गई है। तो आज कितने की वृद्धि हो गई है, कहोगे देखिए पहले व्यक्ति की आय 300 रुपये थी, 13% की आज वृद्धि हो गई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यक्ति की आय में आज कुल मिलाकर 39 रुपये की वृद्धि हो गई। दोस्तों कुल मिलाकर पहले 300 रुपये कमाता था, आज व्यक्ति की आय में कितने रुपए की वृद्धि हो गई है, 39 रुपये की वृद्धि हो गई है। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आज व्यक्ति की आय में कुल मिलाकर 39 रुपये की वृद्धि हो गई है। हाँ, मतलब पहले के मुकाबले देखा जाए तो व्यक्ति 39 रुपये अधिक कमा रहा है आज। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों व्यक्ति का खर्चा पहले 200 रुपये था, आज व्यक्ति के खर्च में 9% की वृद्धि हो गई है। हाँ, व्यक्ति के खर्च में 9% की वृद्धि हो गई है। मैंने पूछा कितने रुपए की वृद्धि हो गई है, कहोगे देखिए हमने 200 का 9% निकाला तो 18, मतलब हो गया, मतलब पहले के मुकाबले व्यक्ति जो है 18 रुपये अधिक खर्च कर रहा है। हाँ, ठीक है। दोस्तों व्यक्ति की आय में 39 रुपए की वृद्धि हुई। दोस्तों व्यक्ति की आय में 39 रुपए की वृद्धि हुई। हाँ, और उस समय से वो 18 रुपए खर्च कर दिया। दोस्तों व्यक्ति की आय में 39 रुपए की और वृद्धि हुई और व्यक्ति जो है उसमें से 18 रुपए और खर्च कर दिया। दोस्तों व्यक्ति की आय में 39 रुपए की और वृद्धि हो गई और उसमें से 18 रुपए यदि और वो खर्च कर दे रहा है, उसमें से 18 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, इस प्रकार देखा जाए तो वो बचत 21 रुपए का ही कर पा रहा है। हाँ, दोस्तों व्यक्ति की आय में 39 रुपए की वृद्धि हुई और उसमें से वो 18 रुपए खर्च कर दे रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वो 21 रुपए केवल जो वृद्धि हुई है आय में उसमें केवल 21 जो वृद्धि हुई है आय में उसमें केवल वो 21 रुपए की वृद्धि बचत कर पा रहा है। हाँ, दोस्तों कितने रुपए की बचत कर पा रहा है, कहोगे 21 रुपए की बचत कर पा रहा है। हाँ, 21 रुपए की अगर बचत कर पा रहा है, जो आय वृद्धि हुई है, जो आय में वृद्धि हुई है, अगर उसमें केवल वो 21 रुपए की बचत कर पा रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए अगर वो 21 रुपए की जो आय में वृद्धि हुई है उसमें से अगर वो 21 रुपए बचत कर पा रहा है, तो इस प्रकार देखा जाएगा तो उसकी आय जो है उसकी बचत जो है 21% बढ़ जाएगी। कहोगे हाँ, 21% बढ़ जाएगी, 21 रुपए बढ़ जाएगी। कहोगे हाँ, 21 रुपए बढ़ जाएगी। कहोगे हाँ, और ये वृद्धि किस पे होगी, कहोगे 100 पे होगी। और कोई भी चीज 100 पे क्या कहलाती है, कहोगे प्रतिशत वैल्यू कहलाती है। मतलब उसकी बचत में देखा जाए तो 21% की वृद्धि हो जाएगी। क्या 21% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से भी कर सकते थे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की मुझे, ठीक है। आइए दोस्तों हम बातें अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ जाती है। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, मतलब जनसंख्या में 1/6 की बढ़ोतरी हो जाती है। हाँ, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 16.2/3% की बढ़ोतरी होती है, मतलब 1/6 की बढ़ोतरी हो जाती है। कह रहा है आगे, कह रहा है दूसरे वर्ष जनसंख्या में 37.2% की कह रहा है दूसरे वर्ष जनसंख्या में 37.2% घट जाती है। हाँ, कह रहा है दूसरे वर्ष जनसंख्या जो है 37.2% घट जाती है। 37.2% की फ्रैक्शन जो होती है 3/8 होती है, मतलब दूसरे वर्ष जो है जनसंख्या में 3/8 की घटोतरी हो जाती है। हाँ, कह रहा है परंतु तीसरे वर्ष जनसंख्या में 57.7% की वृद्धि हो जाती है। हाँ, 57.7% की फ्रैक्शन जो होती है 4/7 होती है, मतलब तीसरे वर्ष में जनसंख्या में फिर से 4/7 की बढ़ोतरी हो गई है। हाँ, कह रहा है कि तब वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करिए। कह रहा है कि इस समय जो जनसंख्या हो गई है, इस समय जो जनसंख्या हो गई है वो जनसंख्या आज कितनी है। हाँ, कह रहा है कि जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या यदि कह रहा है कि जबकि दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तब वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करिए। क्या वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करिए, मतलब जो 3 साल पहले जनसंख्या थी वो जनसंख्या क्या होगी। हाँ, क्या होगी। हाँ, कह रहा है कि जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है जनसंख्या 1,65,000 हो जा रही है। हाँ, क्या होगी। हाँ,
दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्तमान जनसंख्या का है, इसका मतलब दोस्तों 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या था वो उस जनसंख्या को पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। हाँ ना, हो गया। अगर दोस्तों 3 साल बाद दोस्तों जनसंख्या 1,65,000 हो जा रही है तो यहाँ से सेंस लगाया जा सकता है कि भैया वो 3 साल पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। हाँ ना, हो गया। पहले जो जनसंख्या थी उसको पूछ रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। मतलब जनसंख्या में 1/6 की बढ़ोतरी होती है। अगर दोस्तों किसी शहर की जनसंख्या में 1/6 की बढ़ोतरी हो जाती है तो आज शहर की जनसंख्या कितनी होती है? आज शहर की जनसंख्या 7/6 हो जाती है। अगर जनसंख्या में 1/6 की बढ़ोतरी हो जाती है तो आज जनसंख्या जो है शहर की वो 7/6 हो जाती है। हाँ लोग, हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि जनसंख्या 6 था तो आज 7 हो जाती है। हाँ लोग, हाँ। अगर दोस्तों जनसंख्या में 1/6 की आज बढ़ोतरी होती है, अगर दोस्तों जनसंख्या में आज 1/6 की बढ़ोतरी होती है तो आज जनसंख्या जो हो जाती है, आज जनसंख्या 7/6 हो जाएगी। हाँ लोग, हाँ। दोस्तों आज जनसंख्या कितनी हो गई? 7/6 हुई है। क्या? 7/6 हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों जनसंख्या हमारी कितनी हो गई? इतनी हो गई है। अब आगे दोस्तों पहले साल तो हमारी जनसंख्या इतनी हो गई। हाँ, अब कह रहा है दूसरे साल में 37 सही 1/2% जनसंख्या घट जाती है। मतलब दूसरे साल में 3/8 की घटोतरी हो जाती है जनसंख्या में। हाँ हो गया। अगर दोस्तों दूसरे साल 3/8 की अगर दोस्तों दूसरे साल में जनसंख्या में दूसरे साल के अंदर जनसंख्या में 3/8 की कमी हो जाती है तो दूसरे साल जनसंख्या हो कितनी जाती है? हो गया 5/8 हो जाती है। किसकी 5/8 हो जाएगी? हो गया पहले वर्ष में जो जनसंख्या हो गई थी उसकी उस जनसंख्या का 5/8 हो जाएगा दूसरे साल में। हाँ ना, हो गया। दोस्तों इस जनसंख्या का 5/8 हो गया है दूसरे वर्ष जनसंख्या। हाँ ना, हो गया। दोस्तों दूसरे साल में जनसंख्या 3/8 घट गई है। मतलब दूसरे साल जो जनसंख्या मतलब दूसरे साल जनसंख्या 5/8 हो गई है। किसका 5/8 हो गई है? पहले साल के जनसंख्या का 5/8 हो गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ तक कीजिए क्लियर है। दोस्तों दूसरे साल जनसंख्या कितनी हो गई? इतनी हो गई। दूसरे साल दोस्तों जनसंख्या कितनी हो गई? इतनी हो गई। ठीक है, दोस्तों तीसरे साल में जनसंख्या जो है 57 से 1/7% बढ़ गई। मतलब 4/7 बढ़ गई। अगर दोस्तों तीसरे साल जनसंख्या 4/7 बढ़ गई है तो आज तीसरे साल जनसंख्या कितनी हो गई? 11/7 हो गई है। दोस्तों तीसरे साल जनसंख्या कितनी हो गई? 11/7 हो गई। किसकी हो गई? इस जनसंख्या की दूसरे साल जो जनसंख्या हो गई थी उसका 11/7 हो गया है। तीसरे साल जनसंख्या 11/7 हो गया। मतलब जनसंख्या देखा जाए तो इतना हो गया। मतलब जनसंख्या देखा जाए तो इतना हो गया। हाँ ना, हो गया। हाँ, जनसंख्या देखा जाए तो इतना हो गया। इससे मैं काटा पीटी बचा ले रहा हूँ। 7 से 7 गया। हाँ ना, हो गया। 7 से 7 गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हो गया। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे दोस्तों मैं कर लेता हूँ तो आएगा 55 48 है। मतलब जनसंख्या आज इतनी हो गई है। मतलब जनसंख्या इतनी आज हो गई है। हाँ हो गया। दोस्तों आज जनसंख्या अगर इतनी हो गई है तो इसका मतलब यही है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि जनसंख्या पहले 48 था तो 3 साल बाद जनसंख्या हमारी 55 हो गई है। हाँ हो गया। दोस्तों अगर जनसंख्या, एक मिनट रुकिए, अगर दोस्तों जनसंख्या इतनी हो गई है 3 साल बाद तो इसका मतलब यही है कि यदि जनसंख्या 3 साल पहले 48 था तो आज जनसंख्या जो है 55 हो गई है। हाँ ना, हो गया। दोस्तों पहले जनसंख्या हमारी 48 थी, आज जनसंख्या हमारी 55 हो गई है। 55 हो गई है। हाँ ना, हो गया। हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि आज जनसंख्या जो है 1,65,000 हो गई है। मतलब 55 यूनिट बराबर 1 लाख। मतलब 55 यूनिट बराबर 1,65,000 की। 1,65,000 की। हाँ ना, हो गया। 55 यूनिट बराबर 1,65,000 के। ठीक है, जहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगर दोस्तों 55 यूनिट बराबर 1,65,000 के तो 1 यूनिट बराबर कितने का हो गया? देखिए 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 3,000 के। क्या? 3,000 के। हाँ ना, हो गया। 1 यूनिट बराबर दोस्तों देखा जाए तो 3,000 के। हाँ ना, हो गया। दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि बताइए वर्तमान जनसंख्या क्या है? हाँ ना, हो गया। मतलब पहले जो जनसंख्या थी वो क्या है? हाँ दोस्तों पहले जनसंख्या कितनी थी? हो गया 48 थी। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 है तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? हो गया देखिए, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 है, अगर दोस्तों देखा जाए कहोगे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3,000 है तो 48 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो इतनी होगी। आपने बोले हाँ, मतलब देखा जाए तो पहले जनसंख्या 3 अट्टे 24 के 4, 2 कैरी 3 चौक 12,
1,44,000 थी। मतलब देखा जाए तो पहले जनसंख्या 1,44,000 थी। क्या 1,44,000 थी। हाँ अपने को यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। कभी हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर तथा थोक विक्रेता जो है फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर तथा यदि कह रहा है कि 28% लाभ पर कह रहा है कि यदि ग्राहक 9,600 रुपये में सामान को खरीदता है तो निर्माता के लिए सामान का मूल्य ज्ञात करिए। हाँ ना हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निर्माता था, उसने थोक विक्रेता को 25% लाभ पर सामान को बेचा। हाँ ना हाँ मतलब 1/4 रुपए के लाभ पर बेचा है सामान को। हाँ ना कह रहा है फुटकर विक्रेता जो है उस सामान को 20% लाभ पर बेच दिया। हाँ कि ना हाँ कह रहा है कि जो थोक विक्रेता था उसने फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब 1/5 रुपए के लाभ पर बेच दिया है। हाँ कि ना ठीक है। आगे कह रहा है कि ग्राहक कह रहा है कि फुटकर विक्रेता जो है ग्राहक को 28% लाभ पर बेच दिया। 28% की फ्रैक्शन जो होती है दोस्तों 7/25 होती है। मतलब जो फुटकर विक्रेता है उसने ग्राहक को 7/25 रुपए के लाभ पर बेच दिया है। हाँ कि ना कह रहा है यदि ग्राहक उसे 9,600 रुपए में खरीदता है तो निर्माता के लिए सामान का मूल्य क्या है। हाँ कि ना दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निर्माता था, उसने सामान को थोक विक्रेता को कह रहा है कि उसने सामान को 25% लाभ पर बेच दिया है। 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचता है। हाँ ना मतलब 1/4 रुपए के लाभ पर बेचता है थोक विक्रेता को। अगर दोस्तों 1/4 रुपए के लाभ पर बेच रहा है तो वो कितने रुपए में बेच रहा है, 5/4 रुपए में सामान को 5/4 रुपए में बेच रहा है। हाँ ना अगर दोस्तों वो 1/4 रुपए के लाभ पर उसने सामान को बेचा है तो मैं कह सकता हूँ कि उसने वास्तव में 5/4 रुपए में सामान को बेचा है। हाँ ना कितने रुपए में बेचा है, 5/4 रुपए में सामान को बेचा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु की कीमत 4 रुपए रही होगी तो वो वास्तव में 5 रुपए में बेचा है। हाँ कि ना हाँ थोक विक्रेता को सामान 5 रुपए में बेचा है। हाँ कि ना हाँ दोस्तों थोक विक्रेता जो था दोस्तों जो हमारा निर्माता था उसने सामान को 25% लाभ पर बेचा है, मतलब 1/4 रुपए के लाभ पर बेचा है। मतलब जो निर्माता है उसने सामान को 5/4 रुपए में बेचा है। हाँ कि ना किसको बेचा है, भैया थोक विक्रेता को बेचा है। हाँ कि ना ठीक है। अब दोस्तों सामान की कीमत हो गई है इतना, जब इतने रुपए में बेचा गया है तो सामान की कीमत कितनी हो गई है, इतना। हाँ हो गया ठीक है। अब दोस्तों थोक विक्रेता जो है वो फुटकर विक्रेता को 20% लाभ कर देता है, मतलब 1/5 रुपए के लाभ कर देता है। किसको बेचता है, इस सामान को बेचता है। हाँ हो गया इस सामान को 1/5 रुपए के लाभ पर बेचता है, मतलब हो गया मतलब 6/5 में, मतलब 6/5 में इस वस्तु को बेच देता है। हाँ हो गया दोस्तों इतने रुपए में थोक विक्रेता ने खरीदा था। कहोगे हाँ दोस्तों इतने रुपए में खरीदा था। हाँ ना हाँ। अब दोस्तों जो थोक विक्रेता है उसने इस सामान को 6/5 में बेच दिया है। कहोगे हाँ किसको बेचा है, कहोगे इतने रुपए में जो खरीदा था उसको, कहोगे इस वस्तु को, कहोगे जो वस्तु था, कहोगे देखिए जो वस्तु हमारा 5/4 में खरीदा था उसे वास्तव में उसने उसे 6/5 में बेच दिया है। हाँ ना 6/5 में बेच दिया, मतलब देखा जाए तो वस्तु को इतने रुपए में बेच दिया है। वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया है, इतने रुपए में बेच दिया, मतलब वस्तु का मूल्य आज इतने रुपए हो गया। हाँ ना अब दोस्तों फुटकर विक्रेता जो है ग्राहक को 28% लाभ पर बेच देता है, मतलब 7/25 रुपए के लाभ पर बेच देता है। हो गया अगर दोस्तों फुटकर विक्रेता ग्राहक को 7/25 रुपए में बेच रहा है, 7/25 रुपए के लाभ पर बेच रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो ग्राहक जो फुटकर विक्रेता जो है ग्राहक को वास्तव में 32/25 रुपए में बेच रहा है। हाँ ना 32/25 रुपए में बेच रहा है। किसको कहोगे, सामान को। दोस्तों सामान वास्तव में इतने रुपए का हो गया था। कहोगे हाँ दोस्तों इतने रुपए का सामान हो गया था, और इस सामान का उसने 32/25 रुपए लिया। दोस्तों सामान इतने रुपए का हो गया था। कहोगे हाँ, और इस सामान को दोस्तों 32/25 में बेच दिया, मतलब देखा जाए तो इस वास्तव में फुटकर विक्रेता ने सामान को इतने रुपए में बेचा है। हाँ वास्तव में देखा जाए तो फुटकर विक्रेता ने सामान को इतने रुपए में बेचा है। ठीक है। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर ले रहा हूँ। 5 से ये कैंसिल। ठीक है। 4 8 32 हमने हो गया। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। एक मिनट यहाँ पर 25 है। ठीक है। और चीजें कैंसिल कर सकता हूँ कभी, देखिए और कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 6 8
48 होता है, कहोगे हाँ 48 होता है। कितना होता है, कहोगे 48 होता है। क्या था, 48 होता है। और 25 वैसे ही रहेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो आ रहा है 48/25। मतलब जो है फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को इतने रुपए में सामान को बेचा है। अगर तो इसका मतलब दोस्तों आपको पता है कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का प्राइस कुल मिलाकर 25 रुपए थी तो ऐसी स्थिति में फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को 48 रुपए में बेचा है। क्या, 48 रुपए में बेचा है। हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि कुल मिलाकर वस्तु का मूल्य 25 रुपए था तो फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को 48 रुपए में बेचा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 96,600 में बेचा है, मतलब 48 बराबर 9,600 के। तो एक बराबर कितने के हो गया, देखिए एक बराबर देखा है तो 200 के, एक बराबर देखा है तो 200 के। हाँ ना, हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए प्राइस कितना था वस्तु का, प्राइस कितना था, कहोगे 25 यूनिट था। हाँ क्या हो गया, अगर दोस्तों 25 यूनिट, दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहोगे 200 है। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे देखिए 25 यूनिट की वैल्यू के लिए आप 200 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने ठीक है, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 5000। मतलब हो गया, मतलब वस्तु का जो प्राइस था वो वास्तव में 5000 था। क्या था, 5000 था। हाँ कितना था, कहोगे 5000 था। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में खर्च करता है। हाँ कहोगे हाँ। कह रहा है बचे का 20% भोजन में खर्च करता है। हाँ कहोगे हाँ। तथा 120 रुपये दान में देता है। हाँ कहोगे हाँ। कह रहा है यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हों तो व्यक्ति की आय बताइए। हाँ कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराऊंगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की आय 100 रुपये थी। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की आय 100 रुपये थी। कितनी थी, 100 रुपये थी। 100% भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति की आय 100 रुपये थी। कितनी थी, 100 रुपये थी। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यक्ति जो है अपनी आय का 5% खर्च कर देता है। दोस्तों इस व्यक्ति की आय कितनी थी, 100 रुपये थी। इसमें से दोस्तों 5% यात्रा पे उसने खर्च कर दिया है। 5% निकालूंगा तो आएगा 5, मतलब उसने 5 रुपये यात्रा पे खर्च कर दिया। दोस्तों व्यक्ति की आय 100 रुपये थी, उसने 100 में से 5 रुपये यात्रा पे खर्च कर दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों अभी भी उसके पास कुल मिलाकर 95 रुपये बचे हैं। हाँ दोस्तों व्यक्ति की आय 100 रुपये थी, उसमें से 5 रुपये यात्रा पे खर्च कर दिया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति के पास अभी भी 95 रुपये बचे हैं। हाँ दोस्तों इस 95 रुपये में से उसने 20% भोजन पे खर्च कर दिया। 20% भोजन पे खर्च कर दिया। दोस्तों 95 रुपये बचे थे और इसमें से 20% वो भोजन पे खर्च कर दिया। तो अगर मैं 20% का मतलब होता है 1/5। दोस्तों अगर मैं 95 का 20% निकालता हूँ, मतलब 1/5 निकालता हूँ तो आएगा 19। मतलब ये जो 95 रुपये बचे हैं इसमें से 19 रुपये उसने भोजन पे खर्च कर दिए। दोस्तों 95 रुपये बचे थे और इसमें से अगर 19 रुपये उसने भोजन पे खर्च कर दिए हैं तो बचे कितने रुपए हैं, कहोगे देखिए बचे हैं वास्तव में 76 रुपये। हाँ हो गया, कितने रुपए बचे हैं, कहोगे 76 रुपये बचे हैं। कितने रुपए बचे हैं, 76 रुपये बचे हैं। हाँ हो गया, 76 रुपये बचे हैं। हाँ हो गया, कितने रुपए बचे हैं, कहोगे 76 रुपये बचे हैं। अब दोस्तों वो क्या करता है, 120 रुपये खर्च करता है। अब दोस्तों वो 120 रुपये खर्च करता है। अब दोस्तों ये जो रुपए बचे हैं दोस्तों 76 रुपये बचे हैं, कहोगे हाँ। इसमें से दोस्तों वो 120 रुपये खर्च करता है। क्या, 120 रुपये खर्च करते हैं। 120 रुपये खर्च करता है। हाँ कहोगे हाँ। जब 120 रुपये खर्च करता है तो उसके जेब में केवल 1400 रुपये ही बचते हैं। 1400 रुपये ही बचते हैं। अगर दोस्तों 120 रुपये ना खर्च किया होता, अगर दोस्तों 120 रुपये ने दोस्तों 76 रुपये बचे हैं, कहोगे हाँ। उसकी आय 100 रुपये थी, उसमें से 5 रुपये उसने टेम्पो पे खर्च, यात्रा पे खर्च किया। अब जो रुपए बचे थे उसमें से उसने 19 रुपये भोजन पे खर्च कर दिया। हाँ ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार उसके पास 76 रुपये बचे हैं। अब 76 रुपये में से 120 रुपये वो दान देता है, 120 रुपये दान देता है। अब उसके बाद उसके जेब में 1400 रुपये बचते हैं। अगर दोस्तों वो 120 रुपये दान ना दिया होता तब उसके जेब में कुल मिलाकर 1520 रुपये होते। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 1520 रुपये होते। हाँ कि ना कहोगे 1520 रुपये होते। हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों भोजन पे खर्च करने के बाद 76 रुपये बचे थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ, भोजन पे खर्च करने के बाद 76 रुपये बचे थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, भोजन पे खर्च करने के बाद 76 रुपये बचे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों अब खर्चन, दोस्तों हमें पता है कि भोजन के बाद कुल मिलाकर भोजन पर खर्च करने के बाद, यात्रा पे और भोजन पे खर्च करने के बाद उसके जेब में कुल मिलाकर 76 रुपये बचेंगे इसके अनुसार। हाँ कि ना कहोगे हाँ, इसके अनुसार 76 रुपये बचने चाहिए। कितने बचने चाहिए, 76 रुपये उसके जेब में बचने चाहिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसके जेब में अगर वो 120 रुपये दान ना दे तो उसके जेब में कुल मिलाकर 1520 रुपये बचेंगे। कहोगे हाँ।
दोस्तों मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर अगर इसके अनुसार देखूं तो उसके जेब में कुल मिलाकर 76 रुपए बचेंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वो 120 रुपए दान न दे तो उसके जेब में कुल मिलाकर 1520 रुपए बचेंगे, मतलब 76 बराबर है 1520 के, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो एक बराबर कितने के कहोगे, एक बराबर 20 के, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों कुल आय क्या थी व्यक्ति की कहोगे, 100 थी व्यक्ति की कुल आय, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर एक बराबर 20 के है तो 100 बराबर कितने के कहोगे, 2 जीरो लगा दीजिए, मतलब व्यक्ति की आय जो थी वास्तव में 2000 थी, क्या थी 2000 थी, हाँ कि ना कहोगे। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इसे फ्रैक्शन से नहीं कर सकते, फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम फ्रैक्शन से इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शन भी अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, उसका हम साधारण ब्याज में भी यूज करते हैं, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज करते हैं, प्रतिशत में तो यूज होता ही है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी करते हैं, जहां पर परसेंटेज आ जाता है हम वहां पर यूज कर सकते हैं फ्रैक्शन का, ठीक है। कह रहा है दोस्तों एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 5% यात्रा पे खर्च करता है, मतलब 1/20 यात्रा पे खर्च करता है। अगर दोस्तों 1/20 यात्रा पे खर्च करता है तो बचाता कितना हो गया, 19/20 बचाता है। अगर दोस्तों वो 1/20 यात्रा पे खर्च कर देता है तो बचाता कितना हो गया, 19/20 रुपए बचाता है। मतलब व्यक्ति की आय, मतलब व्यक्ति जो है इतने रुपए बचाता है, हाँ ना कहोगे हाँ, इतने रुपए बचाता है, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों इतने रुपए व्यक्ति बचा रहा है, कहोगे हाँ। यात्रा पे खर्च करने के बाद व्यक्ति के पास इतने रुपए बचता है, हाँ कहोगे हाँ। अब दोस्तों जितने रुपए बचा था उसमें से वो 20% भोजन पे खर्च कर देती है, मतलब 1/5 भोजन पे खर्च कर देती है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1/5 भोजन पे खर्च कर देती है तो बचेगा कितना, कहोगे 4/5 बचेगा। किसका, कहोगे जितने रुपए बचा था उसका 4/5 रुपए अब बचेगा उसके जेब में 4/5 रुपए बचेगा, हाँ कहोगे हाँ, 4/5 रुपए बचेगा। दोस्तों यात्रा पे और भोजन पे खर्च करने के बाद, दोस्तों यात्रा पे और भोजन पे खर्च करने के बाद वास्तव में उसके जेब में इतने रुपए बचेगा, हाँ क्यों कहोगे हाँ। इसे मैं सोल्व कर लूँ, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर आएगा 5 और इसे भी अगर मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा 19/25। दोस्तों यात्रा पे और भोजन पे खर्च करने के बाद उसके पास इतने रुपए बचेंगे, कितने रुपए बचेंगे, इतने रुपए बचेंगे, हाँ क्यों कहोगे हाँ, इतने रुपए बचेंगे। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 25 रुपए थी तो यात्रा पे और भोजन पे खर्च करने के बाद 19 रुपए बचेंगे, हाँ ना कहोगे 19 रुपए बचेंगे उसके जेब में। दोस्तों इसका मतलब यही है कि यदि व्यक्ति की कुल आय 25 रुपए थी तब यदि व्यक्ति की आय कुल मिलाकर 25 रुपए है तो यात्रा पे और भोजन पे खर्च करने के बाद कुल मिलाकर उसके जेब में 19 रुपए बचेंगे। कितने बचेंगे, 19 रुपए बचेंगे, हाँ ना 19 रुपए बचेंगे। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग तो 19 रुपए उसके जेब में बचेंगे यदि कुल मिलाकर उसकी आय 25 रुपए रहेगी, हाँ ना, ठीक है। दोस्तों वो 120 रुपए, आप खुद सोचिए दोस्तों 120 रुपए वो दान दे रहा है, हाँ ना कहोगे हाँ। उसके बाद उसके पास जेब, दोस्तों आप खुद सोचिए 120 रुपए वो दान दे रहा है, कहोगे हाँ। उसके बाद उसके जेब में 1400 रुपए बच रहे हैं, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों वो दान ना दिया होता तो उसके जेब में तो देखा जाए तो 1520 रुपए होते। कितने रुपए होते, 1520 रुपए होते, हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसके जेब में कुल मिलाकर 1520 होते, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन मैं इसके अनुसार देख रहा हूँ तो उसके जेब में कुल मिलाकर 19 रुपए ही होते। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो उसके जेब में कुल मिलाकर 1520 रुपए होते, हाँ कि ना कहोगे हाँ, 1520 रुपए होते। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो जो उसके जेब में कुल मिलाकर 19 रुपए है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, 19 रुपए है, 19 यूनिट रुपए है, मतलब 19 बराबर 1520 के, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। तो अगर दोस्तों 19 यूनिट बराबर 1520 के है तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे, 1 यूनिट बराबर देखा है तो 80 के, 1 यूनिट बराबर देखा है तो 80 के, 1 यूनिट बराबर देखा है तो 80 के, हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे पूछा था व्यक्ति की आय, दोस्तों व्यक्ति की आय कितनी थी, कहोगे व्यक्ति की आय 25 यूनिट, हाँ ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 25 यूनिट की, अगर दोस्तों हमें व्यक्ति की आय बतानी है तो 25 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा, कहोगे हाँ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहोगे 80 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों मैंने 80 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, दोस्तों 80 से मैंने 25 में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 0 वैसे उतार लीजिए, 8 पंचे 40 की 0, 4 कैरी, 8 दूनी 16, 16 4 20, मतलब देखा जाए तो व्यक्ति की आय वास्तव में 2000 थी, क्या थी, 2000 थी, हाँ ना कहोगे हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, हाँ क्या कहोगे हाँ। कह रहा है 10% भाग उसमें से चोरी
कर लिया जाता है। कह रहा है कि उसमें से 10% भाग चोरी कर लिया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि जो बचा हुआ है उसमें से 70% बेच दिया जाता है। हाँ ना, कह रहा है कि अब 70% बेचने के बाद अब कुल मिलाकर 810 मीटर तार बचा है। हाँ ना, कह रहा है कि तार की वास्तविक लंबाई बताइए। हाँ ना, दोस्तों मान लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैं दो तरीके से कराऊंगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों तार की जो लंबाई थी, तार की जो वास्तविक लंबाई थी 100 मीटर थी। दोस्तों 100% भी आप मान सकते हो, क्योंकि जो तार की लंबाई होगी अपने आप में 100% होगी। हाँ लोगे, तो आप 100% मान के भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 100% मानो चाहे 100 मानो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक्स मत मानना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों चर राशि को जोड़ना घटाना हार्ड होता है, भाग करना भी हार्ड होता है, जबकि संख्याओं को जोड़ना घटाना आसान होता है। मान लीजिए दोस्तों तार की जो लंबाई थी वो 100 यूनिट थी। क्या थी? 100 यूनिट थी। हाँ हो गया। कह रहा है कि तार की जो लंबाई थी उसमें से 10% भाग चोरी कर लिया जाता है। हाँ हो गया। दोस्तों 100 मीटर लंबाई थी, अगर 10% चोरी कर लिया गया है तो केवल 90% ही तो बचा होगा। हो गया। हाँ, जितनी लंबाई थी उसका केवल 90% ही तो तार बचा होगा। हो गया। हाँ, इसका 90% निकाला तो आया 90। मतलब कुल मिलाकर देखा है तो अभी भी चोरी करने के बाद अभी भी 90 यूनिट तार बचा है। 90 यूनिट तार बचा है। हाँ लोग, अब कह रहा है जितना तार बचा है उसमें 70% बेच दिया जाता है। हाँ लोग, कह रहा है जितना तार बचा है उसमें से 70% बेच दिया जाता है। मतलब यही है कि जितना तार बचा है उसमें, जितना तार बचा था उसका देखिए अगर 70% जितना तार बचा है उसका 70% अगर बेच दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में केवल 30% तार ही बचा होगा। हाँ लोग, हाँ, जो तार बचा था उसका अगर 70%, दोस्तों इसका 70% अगर बेच दिया गया है तो इसका केवल 30% ही तो तार बचा है। हो गया। हाँ, इसका 30% निकालता हूं तो आएगा, इसका 30% निकालता हूं तो आएगा, इसका 30% क्या होगा? कभी 27 होगा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 27 यूनिट तार ही बचा है। कितना? 27 यूनिट तार बचा है। हाँ लोग, हाँ, दोस्तों 90 यूनिट तार कुल बचा था। हो गया। हाँ, इसमें से अगर दोस्तों इसमें से कुल मिलाकर 70% बेच दिया जाता है तार तो देखा जाए तो केवल 30% ही तो तार बचा होगा। इसका केवल 30% तार ही तो बचा होगा। हो गया। हाँ, तो इसका 30% निकाला तो आया 27। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 27 यूनिट तार बचा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 810 यूनिट तार बचा है। मतलब कह रहा है कि 810 मीटर तार बचा है, मतलब 27 यूनिट बराबर 810 मीटर के। हाँ क्यों? हो गया। तो अगर 27 यूनिट बराबर 810 मीटर के तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो गया? 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 30 के। 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 30 के। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए तार की वास्तविक लंबाई क्या थी। दोस्तों तार की वास्तविक लंबाई 100 मीटर थी। अगर 100 यूनिट थी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 मीटर आई है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 30 की मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो क्या होगा? देखिए 3 की मल्टीप्लाई 1 में करिए और उसके बाद एक जीरो लगा दीजिए। उसके बाद जितने जीरो बचे हैं वो जीरो लगा दीजिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो तार की जो लंबाई थी वो देखा जाए तो 3000 मीटर थी। क्या थी? 3000 मीटर थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओहो दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हमें दूसरे तरीके से भी करना था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, उसका 10% भाग चोरी कर लिया जाता है। हाँ ना? हाँ, 10% भाग चोरी कर लेता है, मतलब 1/10 भाग की चोरी हो जाती है। हाँ ना? हाँ, अगर दोस्तों 1/10 भाग की चोरी हो जाती है तो देखा जाए तो 9/10 भाग बचा होगा। हाँ, अगर दोस्तों 1/10 भाग चोरी हो जाती है, 1/10 भाग चोरी हो जाती है तो एक तरह से देखा जाए तो 9/10 भाग तार का बचा है। हाँ ना? हाँ, देखा जाए तो दोस्तों 9/10 भाग बचा है। हाँ ना? मतलब इतना तार बचा है। हाँ ना? हाँ, दोस्तों 1/10 भाग अगर चोरी हो गई है तो देखा जाए तो 9/10 भाग ही बचा है, मतलब इतना ही तार बचा है। हाँ ना? हाँ, अब दोस्तों जितना तार बचा था उसमें से 70% बेच दिया जाए। हो गया। हाँ, मतलब यही है कि केवल जितना तार बचा था उसका केवल अब 30% ही तार बचा है। अगर दोस्तों इतना तार बचा था। हो गया। हाँ, अगर इतने में से दोस्तों इतना तार बचा था। हो गया। हाँ, इतने में से अगर 70% बेच दिया जाता है तो केवल इतने का, अगर दोस्तों इतने में से इतना तार बचा था। हो गया। हाँ, इसमें से दोस्तों 70% बेच दिया था तो केवल 30% ही तो बचा होगा। हो गया। हाँ, इसका दोस्तों केवल 30% बचा है, मतलब 3/10 ही बचा है। हाँ दोस्तों इतना बचा था, 10% चोरी होने के बाद इतना तार बचा था। हो गया। हाँ, और इसमें से 70% बेचने के बाद 30% बच रहा है। हो गया। हाँ, मतलब 3/10 ही बच रहा है। हो गया। हाँ, इसका मैंने 3/10 निकाला तो आया ये। हाँ, मतलब 70% बेचने के बाद, मतलब 10% चोरी और 70% बेचने के बाद इतना तार बचा है। हाँ, इसे मैं और सोल्व कर लूँ। हो गया, सोल्व कर लीजिए
तो आया 27/100। मतलब 10% चोरी होने के बाद 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 और जो चोरी होने के बाद बचा था हिस्सा, उसमें से 70% बेचने के बाद कुल मिलाकर इतना तार बचेगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि तार की कुल लंबाई 100 मीटर थी, 100 यूनिट थी, तो ऐसी स्थिति में ये सब घटनाएं घटित होने के बाद 27 यूनिट कुल मिलाकर तार बचेगा। हाँ, ना बोला 27 यूनिट कुल मिलाकर तार बचेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 810 मीटर तार बचेगा। मतलब 27 यूनिट बराबर 810 मीटर की। तो एक यूनिट बराबर कितने का हो गया? एक यूनिट बराबर दिया है तो 30 मीटर की। एक यूनिट बराबर 30 मीटर की। दोस्तों हमसे कह रहा है कि तार की वास्तविक लंबाई क्या होगी? तार की वास्तविक लंबाई कितनी थी? 100 यूनिट थी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 100 मीटर की 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3000 होगी। मतलब तार की जो लंबाई थी वास्तव में 3000 मीटर थी। क्या थी? 3000 मीटर थी। हाँ क्या दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये चीज़ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पे, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत जो है 1500 रुपये है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा? दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप जरूरी नहीं है 100 मान के ही करें। आप 100% मान के ही कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा कि बताइए मासिक वेतन क्या होगा? हाँ को मैं 100% मान लूंगा तब भी वही आएगा, 100 मानूंगा तब भी वही आएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पे खर्च करता है। कह रहा है कि 40% भोजन पे खर्च किया। कह रहा है राम अपने वेतन का 40% भोजन पे खर्च कर दिया। कितना किया? 40% भोजन पे खर्च किया। कह रहा है 20% घर के किराए पे खर्च कर दिया। कह रहा है कि 10% मनोरंजन पे खर्च कर दिया। हाँ क्या होगा? कह रहा है कि 10% यातायात पे खर्च कर दिया। कह रहा है 10% यातायात पे खर्च कर दिया। दोस्तों 40% उसने भोजन पे खर्च किया, 20% उसने घर के किराए पे खर्च कर दिया, 10% मनोरंजन पे खर्च कर दिया और 10% यातायात पे खर्च कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो उसने कुल कितने तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कितने परसेंट पैसा खर्च कर दिया है। इस प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए वो कितने परसेंट पैसा खर्च कर दिया है? कहोगे देखिए 60, 20, 80% पैसा उसने खर्च कर दिया। अपनी आय का 80% पैसा खर्च कर दिया। हाँ क्या हो गया दोस्तों उसकी जो मासिक आय होगी वो अपने आप में 100% होगी। आप 100 भी मान सकते हैं। दोस्तों उसकी जो मासिक आय होगी अपने आप में 100% होगी। हो गया हाँ, 100% उसकी मासिक आय थी, उसमें से वो 80% तो वो खर्च कर देता है, 80% खर्च कर देता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो वो केवल 20% पैसा ही बचा पाता है। हाँ ना बोला, उसके पास केवल 20% पैसा ही बचा पाता है। दोस्तों कुल मिलाकर उसकी आय 100% थी, उसने कुल मिलाकर 80% पैसा खर्च कर दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो वो उसके पास केवल 20% ही पैसा बचत के रूप में बचा होगा। हाँ ना बोला, 20% पैसा ही उसके पास बचत के रूप में बचा होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1500 रुपये बचत है, उसका जो आखिरी बचत है, उसका जो अंतिम बचत है वो 1500 रुपये है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतिम बचत जो है 20% है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 है अंतिम बचत जो है 1500 है। मतलब 20% बराबर है 1500 के। यहाँ 20% है 1500, 20% बराबर है 1500 के। ठीक है, तो 1% बराबर कितने का? 1% बराबर देखा जाए 750 के। 1% बराबर देखा जाए तो 750। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए व्यक्ति की मासिक आय कुल कितनी थी? दोस्तों व्यक्ति की मासिक आय तो अपने आप में 100% थी। हो गया, अगर 1% की वैल्यू 750 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? डबल जीरो लगा दीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति की जो आय थी, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो व्यक्ति की 1 मिनट रुपये 1% बराबर आएगा 75 के। 1% बराबर आएगा 75 के। ठीक है, 1% आएगा 1% बराबर आएगा 75 की। दोस्तों 1% की वैल्यू होगी 75 होगी। हाँ आपने हो गया। हाँ, अगर 100% की वैल्यू दोस्तों हमसे पूछा है कि मासिक आय बताइए, मासिक आय अपने आप में 100% थी। अगर 1% की वैल्यू 75 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो कहोगे 7500 होगी। मतलब व्यक्ति की जो मासिक आय थी कुल मिलाकर 7500 रुपये थी। क्या थी? 7500 रुपये थी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। आप दूसरे फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब इतने अच्छे से इतने आसानी से इस तरीके से सोल्व हो रहा है फ्रैक्शन वाले मेथड से, मैं क्यों जाऊँ। आपको दोस्तों जहां पर जो बेनिफिट लगे, जिसको सोल्व करने में आपको आसानी हो, आप उस तरीकों को भिड़ाइए। इसलिए मैं आपको यहाँ पर दोनों मेथड बताते चल रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड को अपनाइए। अगर दोस्तों यहाँ पर तो आपको आसानी से जोड़ घटा सकते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके को भिड़ाया। अगर बाई चांस 16 से ही 2/3% आता तो जोड़ने घटाने में परेशानी होती, हम लोग यहाँ 37 से ही 2% आ जाता, तब भी जोड़ने घटाने में परेशानी होती, हम लोग यहाँ तब वहां पर मैं फ्रैक्शन वाला तरीका अपनाता, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर फ्रैक्शन वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा, फ्रैक्शन वाला मेथड मेरे ख्याल से अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको इस मेथड से समझ में आ गया हो, आशा करता हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी में तथा बची हुई किताबों का 30% जो है फ्रेंच में तथा बची हुई 6300 किताबें क्षेत्रीय किताबें हैं। कह रहा है बची हुई 6300 जो किताबें हैं वो क्षेत्रीय है, क्या है, क्षेत्रीय है। हाँ कह रहा है पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात करिए, पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात करिए। हाँ कि ना, हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आज आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।